54 एसी के इस भयानक साल में वेस्टरोस के यमराज स्ट्रेंजर ने कई सारे इंपॉर्टेंट लोगों की जानें ली थी, बट अभी तो इस स्ट्रेंजर का असली जलवा शुरू हुआ था। और आज के इस डेडली चैप्टर में कुछ हम बहुत ही भयंकर ट्रेजेडीज के बारे में बात करेंगे। सो इस ट्रेजेडीज को जानने के लिए हम चलते हैं ड्रैगनस्टोन पर। सो ड्रैगनस्टोन पर अभी भी क्वीन इन द ईस्ट रेना टारगेरियन वहां पे अच्छे से रह रही थी। रेना के 3 ड्रैगन एग्स की चोरी होकर यही कुछ अभी 10 महीने हो चुके थे और रेना उस पूरे इंसिडेंट को भुलाने के कोशिश में थी। प्रिंसेस रेना उस इंसिडेंट को पूरी तरह से भुला दे, इसके लिए उसके पुराने दोस्त एलेन रॉयस और समांथा स्टोकवर्थ भी अभी ड्रैगनस्टोन पे रहने लगे थे। इसी के साथ साथ वहां पर रेना के हैंड मेडन्स यानी कि कसेला स्टाउंटन और लियाना वेलेरियन भी अभी रेना के ग्रुप के पार्ट बन चुके थे। और तो और इस औरतों के ग्रुप में एक सेप्टा मरियम भी आ चुकी थी। अभी कहने के लिए तो ये एक सेप्टा थी और उसे फेथ ऑफ द 7 को अच्छे से फॉलो करना था, बट रेना ने तो इस सेप्टा को भी बिगाड़ दिया। रेना अपने दोस्तों के साथ में मस्त वाइन वगैरह पीती रहती थी, बट उसने इस सेप्टा मरियम को भी वाइन पिला दी और पूरा नशेड़ी बना दिया। सो ये अभी एक बड़ा ग्रुप बन चुका था। प्रिंसेस रेना, सेप्टा मरियम, एलन रॉयस, समांथा स्टोकवर्थ, कसेला स्टाउंटन और लियाना वेलेरियन, ये सभी औरतें ड्रैगनस्टोन पर मौज मस्ती करने लग गए थे और उन्हें दुनिया के किसी भी चीज की कुछ पड़ी नहीं थी। फाइनली ऐसा लग रहा था कि रेना की जिंदगी में खुशियां वापस आ गई है, बट इन पूरे खुशियों का कुछ ही दिनों में चकनाचूर हो गया। सो रेना के इस ग्रुप में सभी लड़कियां थी, बट इस ग्रुप के साथ में एक बंदा भी घूमता था एंड दैट वाज एंड्रू फारमान। याद है ये बंदा? अभी आपको भी लगा होगा कि ये बंदा कहां पे गया। वो तो रेना टारगेरियन का हस्बैंड है और वो भी ड्रैगनस्टोन पर ही था, बट मैंने उसका अब तक इतना नाम नहीं लिया और ना ही अब तक मैंने कोई भी चैप्टर्स में रिसेंटली ज्यादा उसका मेंशन किया और करूंगा भी क्यों। ये बंदा बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग नहीं है। ये बंदा मतलब एकदम चोमू। वैसे दिखने में एंड्रू फारमान एकदम चिकना था, बट हरकतों से रेना का ये हस्बैंड एकदम ही नल्ला निकम्मा निकला। जब तक एंड्रू की बहन एलिसा ड्रैगनस्टोन पर थी तब तक रेना इस एंड्रू को थोड़ा बहुत अच्छा भाव देती थी, बट जैसे ही एंड्रू के बहन एलिसा ने रेना को धोखा दिया तो उसके बाद में रेना इस एंड्रू से भी नफरत करने लगी। रेना अपने ही हस्बैंड को टोटली इग्नोर कर देती। रेना और उसका हस्बैंड लिटरली एवरी नाइट अलग अलग सोते थे। सो आप समझ ही जाओ कि ये शादी मतलब अभी क्या रही होगी। एक जमाने में बस एलिसा के नजदीक रहने मिले इसलिए रेना ने इस चोमू से शादी की थी, बट अभी ये शादी मतलब मजाक बन चुकी थी, क्योंकि ये एंड्रू मतलब एकदम ही स्टूपिड चिंदी चोर बंदा था। सो इसके भी कुछ बहुत ही फनी किस्से ड्रैगनस्टोन पर हुए थे। सो जब राजमाता एलिसा मौत से जूझ रही है ऐसा रेवन ड्रैगनस्टोन पर पहुंचता है, तब क्विकली रेना अपने ड्रैगन ड्रीम फायर पे बैठ के स्टॉर्म्स एंड के लिए निकलने लगती है। तो उस वक्त ये एंड्रू फारमान भी वही था और उसने एक्चुअली अपने बीवी रेना को सपोर्ट भी किया था, क्योंकि उसकी मां अभी मरने के कगार पे आई थी। यहाँ पे एंड्रू ने रेना को अच्छा सहारा दिया और उसने रेना को बस इतना ही कहा कि वो भी ड्रीम फायर पे बैठ के स्टॉर्म्स एंड पे आना चाहता है। तब रेना ने अपने ही हस्बैंड की लिटरली औकात निकाली। रेना ने एंड्रू को सीधा बोला, अबे झंडू, ये टारगेरियंस का मामला है, तेरे जैसे निकम में हमारे रॉयल परिवार के फंक्शंस के लिए क्वालिफाइड नहीं है, तो तू अपने औकात में रह। ऐसी दर्द भरी बात सुनने के बाद में एंड्रू बहुत ही सैड और गुस्से में आ गया था। यह सब सुनने के बाद में उसके और रेना के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा उधर ही हो गया था। वो झगड़ा इतना लाउड था कि कहते हैं कि पूरे ड्रैगनस्टोन पर उन दोनों की आवाज गूंज रही थी। सो अपेरेंटली इस फाइट में रेना ने और कहा था कि ड्रैगनस्टोन से रॉन्ग फारमान भाग गया। द रॉन्ग फारमान रैन अवे फ्रॉम ड्रैगनस्टोन। मतलब रेना को यहां पे कहना था कि एलिसा फारमान यहां से भाग गई तो वो गलत था, असल में तुझे यहां से जाना चाहिए था। सो इस तरीके से एंड्रू फारमान की सैड लाइफ चल रही थी और बहुत ही
बदतर जिंदगी ये बेचारा बंदा यहाँ पे जी रहा था। वैसे कहने के लिए तो ये एक प्रिंस एंड्रू फारमान था, बट उसे ड्रैगनस्टोन पर ना रहना भाव देती थी और ना ही ड्रैगनस्टोन पर आने वाला कोई लॉर्ड भी उसकी रिस्पेक्ट करता। अरे लॉर्ड्स छोड़ो, ड्रैगनस्टोन के धोबी, कुक्स और इवन रहना की लेडीज इन वेटिंग भी उसको भाव नहीं देते। ड्रैगनस्टोन के नौकर भी एंड्रू का काम बिल्कुल अच्छी तरीके से नहीं करते। एंड्रू अगर उनसे जाके कुछ बात करेगा तो वो बात सुनते भी नहीं थे। मतलब इवन नौकर भी उसका मुंह पे इंसल्ट करते हैं। अभी यहां पर और एक सवाल आता है कि ये एंड्रू फारमान ड्रैगनस्टोन पर करता क्या था? तो एंड्रू फारमान इतना बड़ा निकम्मा था कि उसे कुछ करने नहीं आता था। उसकी ना कुछ हॉबी थी और ना ही उसका कुछ था। वो इतना निकम्मा था कि वो हाउस फारमान का होके भी उसे सेलिंग करने नहीं आती। उल्टा वो जहाज में जाने से डरता था और उसे ना ही स्विमिंग आती थी, जबकि फारमान्स बहुत अच्छे स्विमर्स भी माने जाते हैं। ये एंड्रू फारमान मर्द होके भी इसे 2-3 किलो से ज्यादा बड़े हथियार उठाने नहीं आते। उसे ना बो एंड एरो यूज करने आते, ना ही उसे कोई तलवार चलाने आती। इतना ही नहीं, ड्रैगनस्टोन के मिस्टर कुलीपुर ने उसे बुक्स पढ़ने दिया तो उसे रीडिंग में भी दिलचस्पी नहीं थी। अभी इस बंदे को बस घुड़सवारी वैसे थोड़ा बहुत करने को आती थी, बट वो ड्रैगनस्टोन के आइलैंड को एक्सप्लोर भी नहीं करता। दिन भर वो ड्रैगनस्टोन के कैसल में ही यहां वहां घूमते रहता था। कई बार मिस्टर कुलीपर ने देखा था कि यह मंद बुद्धि एंड्रू फारमान ड्रैगनस्टोन के पेंटेड टेबल पर जो लकड़ी के बने सोल्जर्स रहते हैं ना, उसके साथ खेलता रहता। मतलब जस्ट सोचो कि यह बंदा कितना बड़ा निकम्मा था। एक बार तो लियाना और कसेला ने एंड्रू को इस पेंटेड टेबल पर अपने खिलौनों के साथ खेलते हुए देखा। तब कसेला ने हंसते हंसते एंड्रू का मजाक किया था, लियाना लुक एट दिस, एंड्रू द कॉन्करर वेस्टरोस जीतने के लिए आ गया है। वो सबको हरा देगा और वेस्टरोस का किंग बनेगा। कसेला के इस मजाकिया जोक की वजह से कसेला और लियाना एंड्रू के मुंह पे ही हंस देते हैं। सो अभी इसी तरीके से इस एंड्रू का ये सभी लड़कियां एकदम ही भद्दा मजाक उड़ाते हैं। रेना और उसके ये सभी फ्रेंड्स एंड्रू को उसके मुंह पे कुछ भी बोलते हैं और इवन प्रिंसेस एरिया चलते फिरते एंड्रू का भद्दा मजाक उड़ाती रहती। एक बार ऐसे ही सभी औरतें और इवन एंड्रू डिनर कर रहे थे, तब प्रिंसेस एरिया को कुछ खाना पसंद वगैरह नहीं आता और उसे बहुत गुस्सा आता है। तब उसकी माँ रेना वैसे प्रिंसेस एरिया को डांट देती है। तो इस डांट के बदले में एरिया क्या करती है? प्रिंसेस एरिया गुस्से में वाइन कप को एंड्रू के सर पे खाली कर देती है। तो वैसे तो रेना को अपने बेटी पे बहुत गुस्सा आया था, बट जब सबने देखा कि कैसे एरिया ने एंड्रू फारमान को वाइन से भिगो दिया था, तब सब लोग टेबल पे एंड्रू फारमान के मुंह पे वापस हंसने लगते हैं। सो इस एंड्रू फारमान की वैसे लाइफ बहुत ही सैड हो चुकी थी। ये सब पिछले 10 महीनों में ही ज्यादातर शुरू हो गया था, क्योंकि उसके पहले एलिसा फारमान वहीं पे ड्रैगनस्टोन पर थी। एलिसा फारमान जब तक ड्रैगनस्टोन पर थी तब तक एंड्रू फारमान के साथ में कोई भी बदतमीजी नहीं करता। ड्रैगनस्टोन पर सिर्फ एलिसा ही उसकी अच्छी दोस्त थी। एज अ बड़ी बहना शी ऑलवेज टुक केयर ऑफ एंड्रू। बट एलिसा के चोरी के पूरे कांड के बाद में रेना ने एंड्रू पर बहुत गुस्सा निकाला। उसे लगता था कि एंड्रू ने ही एलिसा को चोरी करने में मदद की, बट एंड्रू ने उन सभी एक्यूजेशंस को हमेशा मना कर दिया था। वैसे तो इवन रेना को भी लगने लगा था कि एंड्रू ने एलिसा को कुछ मदद की नहीं होगी, बट रेना अभी बन चुकी थी थोड़ी सी गुस्सेल। उसे अपना गुस्सा कहीं ना कहीं निकालना था और एंड्रू एक परफेक्ट टारगेट बन चुका था। सो आपको याद होगा कि जब ड्रैगन एक्स की चोरी हुई थी, तब उसके बाद में रेना ने सर मेरेल बुलॉक को कमांडर ऑफ द गैरिसन एट ड्रैगनस्टोन के पोजीशन से निकाल दिया था, क्योंकि उसका मानना था कि सर मेरेल बुलॉक के बहुत ही गंदे सिक्योरिटी की वजह से उसके 3 ड्रैगन एक्स चोरी हो गए थे। तो अभी उनके जाने के बाद में कमांडर ऑफ द गैरिसन एट ड्रैगनस्टोन की पोजीशन वैसे खाली हो गई थी। तो ऐसे ही एक दिन रेना अपने पूरे लड़कियों के ग्रुप
के साथ में वापस मस्त वाइन वगैरह पी रही थी और उसके लेडीज इन वेटिंग दोस्त उसके बाल वगैरह बना रहे थे और यही कुछ उनकी हमेशा की गॉसिप शुरू थी। तो तभी वहां पे एंड्रू आता है और वो अपने वाइफ रहना से कहता है कि रहना, अभी वैसे कमांडर ऑफ द गैरिसन एट ड्रैगनस्टोन की पोजीशन खाली है, तो तुम मुझे क्यों नहीं कंसीडर करती? मैं बन जाऊंगा कमांडर ऑफ द गैरिसन, सो व्हाई डोंट यू कंसीडर मी? ये बात जैसे ही रहना ने सुनी तब उसकी जो बाल बनाने वाली कसेला स्टाउंटन थी वो रुक जाती है और फिर कसेला, लियाना, रहना, सेप्टा मरियम, समांथा स्टोकवर्थ और एलेन रॉयस, ये सभी औरतें जोर जोर से एंड्रू के मुंह पे हंसने लगते हैं। रहना पहले से ही वैसे थोड़ी सी वाइन पी के टल्ली हुई थी और जब उसका हस्बैंड ये कहता है कि वो कमांडर ऑफ द गैरिसन एट ड्रैगनस्टोन बनेगा तो वो इतने जोर से हंसती है कि वो हंसते हंसते कुर्सी से नीचे गिर जाती है। सभी के सभी 6 औरतें उस बेचारे वैसे खड़े एंड्रू फार्मान के मुंह पे हंसते हैं। सो इट वॉज रियली एम्बैरेसिंग। बेचारा एंड्रू वहां पे नीचे मुंडी करके वहां से निकल जाता है। तो अब तक तो आपको समझ में आया होगा कि एंड्रू फार्मान की पोजीशन यहां पे क्या थी। सो यही कुछ पिछले 10 से 12 महीने रहना के लिए बहुत ही बुरे रहे थे। सबसे पहले तो उसके 3 ड्रैगन एग्स की चोरी हुई और फिर उसके माँ की भी एकदम बुरी तरीके से मौत हुई थी और वो अपने माँ को उसके अंतिम संस्कार होने के पहले देख भी नहीं पाई थी। सो ऐसी सब बहुत ही सैड चीजें रहना के साथ हो रही थी। बट रहना के जिंदगी का सबसे असली, सबसे भयंकर भूचाल आया 54 AC के सेकेंड हाफ में। सो अभी ड्रैगनस्टोन पर सर्दियां शुरू हो गई थी, नॉर्थ से ठंडी हवाएं आने लगी थी और ड्रैगनस्टोन से नैरो सी में कंटिन्यूअसली आंधी तूफान दिखाई देता। इसी में ड्रैगनस्टोन के एंशिएंट कैसल पर स्ट्रेंजर ने हमला किया। एक दिन अचानक ड्रैगनस्टोन पर मिस्टर कुलीपर और कसेला स्टाउंटन बहुत ही बुरी तरीके से बीमार हो गए। उन दोनों को कुछ पेट में दर्द वगैरह होने लगा और वो दर्द इतना ज्यादा था कि वो चीखते चिल्लाते चक्कर आके नीचे गिर जाते हैं। उन दोनों को कैसे बचाया जाए ये किसी को समझता ही नहीं है। इवन उस दर्द भरी कंडीशन में मिस्टर कुलीपर ने इस बीमारी का हल ढूंढने की लाख कोशिश की, बट वो ये बीमारी क्या है और ये बीमारी कहां से आई और इस बीमारी का हल क्या है, ऐसे सभी क्वेश्चंस का आंसर देने के पहले ही मिस्टर कुलीपर वहां पे मर गए। पिछले 50 सालों से ये मिस्टर कुलीपर टारगेरियंस के एकदम वफादार मिस्टर रहे थे जो ड्रैगन स्टोन पर इतने टाइम से रह रहे थे। मिस्टर कुलीपर ऑलमोस्ट 90 साल के हो गए थे बट वो एकदम ही हेल्दी और हट्टे कट्टे थे। जब एगोन द कॉन्करर ओल्ड टाउन में गया था तब खुद एगोन द कॉन्करर ने इस मिस्टर कुलीपर को वहां पे ओल्ड टाउन में चुना था ताकि ये मिस्टर ड्रैगनस्टोन पर आके टारगेरियंस का खास पर्सनल मिस्टर बन सके। सो आप समझ सकते होंगे कि मिस्टर कुलीपर कितने टैलेंटेड थे। जैसे कि मैंने कहा कि वो बुढ़े तो थे बट वो काफी हेल्दी थे और उनके ऐसे अचानक मौत से सभी शॉक्ड हो गए। उनके मरने के बाद में उन्हीं का राइट हैंड मैन मिस्टर एंसेलम को ड्रैगन स्टोन का रॉयल मिस्टर बनाया गया और एंसेलम के सामने अभी कड़ी चुनौतियां आ गई थी क्योंकि उन्हें कसेला स्टाउंटन को जल्द से जल्द ठीक करना था क्योंकि कसेला के पेट का दर्द कम हो ही नहीं रहा था। पता नहीं उसे क्या हो रहा था बट जब भी वो होश में आती तब उसके पेट का दर्द कम होता ही नहीं था। कुलीपर के मरने के बाद में कसेला स्टाउंटन भी मारी गई। कसेला के मरने के बाद में तो रहना फूट फूट के रोई थी और उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि ड्रैगन स्टोन पर हो क्या रहा है। तभी कुछ सोल्जर्स रहना के रूम में आते हैं और उसे वो इतला करते हैं कि एलन के रूम में एलन खुद, सेप्टा मरियम और समांथा स्टोकवर्थ ये तीनों भी कुछ वहां पे गप्पे लड़ा रहे थे और अचानक उनके पेट में भी अभी दर्द होने लग गया है और वो तीनों औरतें इस समय पे जोर जोर से चीख रही है क्योंकि उनके पेट का दर्द कम ही नहीं हो रहा है। जैसे ही रहना ये सुनती है उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है और वो क्विकली भाग के अपने सभी सोल्जर्स के साथ में उस
उस रूम में चली जाती है और उनकी चीखें सुन के तो रहना को समझ में ही नहीं आता कि करे तो क्या करे। मिस्टर एंसेलम वैसे तीनों को मिल्क ऑफ द पॉपी देके कुछ सुलाने की वगैरह कोशिश करता है ताकि उनके बॉडी पर वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर सके, कुछ दवाई दे सके। बट उन तीनों को जैसे ही मिस्टर एंसेलम मिल्क ऑफ द पॉपी देके थोड़ा सा सुलाता है तो वो तीनों सिर्फ सोती नहीं है, वो हमेशा के लिए सो जाती है। रेना के पुराने दोस्त एलन रॉयस और समांथा स्टोकवर्थ भी ये बहुत ही मिस्टीरियस बीमारी के वजह से वहाँ पे रेना के सामने बहुत ही बुरी तरीके से मर जाते हैं। आखिरी सांस लेने तक उन दोनों ने अपने पेट पर हाथ रखा था और उनके भी पेट में बहुत दर्द हो रहा था। रेना ने यहाँ पर इस एंसेलम को रॉयल मेस्टर तो बना दिया था बट वो कोई एक्सपीरियंस्ड बंदे नहीं थे। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था ये बीमारी कौन सी है और इसका हल क्या है। उन्हें लगता है ये कोई तो बीमारी नॉर्थ से आई है क्योंकि ड्रैगनस्टोन पर अभी काफी चिली एनवायरनमेंट हो गया था और ठंड के कारण ऐसी कुछ बीमारी ड्रैगनस्टोन पर आई है, ऐसा उन्हें लगता है। तो उसी वजह से ड्रैगनस्टोन को पूरी तरीके से क्वारंटाइन किया जाता है और ड्रैगनस्टोन के दरवाजे बंद किए जाते हैं। बट इसके बाद में मिस्टर एंसेलम एक रेवन किंग्स लैंडिंग को भेजते हैं और उन्हें सभी रिपोर्ट देते हैं कि ड्रैगनस्टोन पर क्या हो रहा है। कहीं ये कुछ बहुत ही भयंकर प्लेग तो नहीं, ऐसा ही कुछ मिस्टर एंसेलम को लगने लगता है और इसी क्वेश्चन के जवाब के लिए वो रेवन किंग्स लैंडिंग को भेजते हैं। सो ड्रैगनस्टोन के दरवाजे अभी बंद किए गए थे और प्रिंसेस एरिया को कमरे में लॉक करके रखा था क्योंकि मिस्टर एंसेलम को लग रहा था कि ये कोई प्लेग है। बट अगर ये प्लेग है तो ये प्लेग ऐसा कैसा अजीब प्लेग है कि जो सिर्फ औरतों को हो रहा है। वहां पे ड्रैगनस्टोन पर सभी मर्द अलाइव थे एक्सेप्ट मिस्टर कुलीपर। सो बाकी किसी को भी ये प्लेग वैसे हार्म नहीं कर रहा था। तो ऐसा कैसा प्लेग है। सो ये प्लेग शुरू होने के बाद में डे 1 पर ट्रेजेडी में कुलीपर और कसेला मरते हैं, फिर डे 2 पर समांथा और एलेन मरते हैं और फिर इसके बाद में डे 3 पर सुबह सुबह लियाना वेलेरियन के पेट में जोरों से दर्द शुरू होता है। ये छोटी लियाना मतलब रेना के जिगर का टुकड़ा थी। रेना लियाना से बेहद प्यार करती। लियाना को दर्द में चीखते चिल्लाते हुए देख के रेना फूट फूट के रोने लगती है। रेना उसे अपने बाहों में अपने गोद में लेती है और उसे कहती है कि लियाना प्लीज प्लीज डोंट लीव मी। बट लियाना बस कुछ ही मिनटों में वहां पर रेना के बाहों में तड़प तड़प के अपना दम तोड़ देती है। रेना वहां पे फूट फूट के रोने लगती है क्योंकि उसके अभी सभी दोस्त एक एक करके इस मिस्टीरियस बीमारी, इस मिस्टीरियस प्लेग के वजह से मर गए थे। रेना लियाना को अपने बाहों में लेके फूट फूट के रो ही रही थी कि तभी वहां पे आता है एंड्रू फारमान। एंड्रू वहां पे आके रेना को कहता है, रेना यू वीप फॉर लियाना बट वुड यू वीप फॉर मी। मतलब इसका हिंदी ट्रांसलेशन है, रेना तुम आज इस लड़की लियाना के लिए फूट फूट के रो रही हो बट क्या मेरे मरने पे तुम ऐसे ही फूट फूट के रोगी। ऐसी कुछ अजीब सी बकवास सुनने के बाद में रेना ने एंड्रू को जोर से पुश किया और उस पे चिल्लाई, क्या बकवास कर रहे हो, निकल जाओ यहां से, लीव मी अलोन यू स्टूपिड एंड्रू। एंड्रू वहां से रूम में से जाते जाते कहता है, यस यू शैल बी अलोन, लियाना वॉज लास्ट ऑफ देम। रेना इतनी टूटी हुई थी कि उसे इस सेंटेंस का मतलब वहां पे समझ में ही नहीं आता। सो उसी दिन शाम को ड्रैगनस्टोन से भेजा गया रेवन किंग्स लैंडिंग में आता है। जहरिस का स्मॉल काउंसिल इस अजीब से बीमारी के बारे में क्विकली डिस्कशन शुरू करता है। सो इस मीटिंग में सबसे पहले ग्रैंड मास्टर बेनिफर सबको बताते हैं कि ड्रैगनस्टोन पर क्या हुआ है। जैसे ही ड्रैगनस्टोन के ट्रेजेडीज के बारे में सबको पता चलता है, स्मॉल काउंसिल में सब लोग बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं। बेचारे हैंड ऑफ द किंग डेमोन वलेरियन तो उस स्मॉल काउंसिल के मीटिंग में ही फूट फूट के रोने लगते हैं। जस्ट 2 महीने पहले उनकी बहन एलिसा मर गई थी और अभी उसके छोटे भाई की बेटी लियाना वलेरियन भी ड्रैगनस्टोन पर मर चुकी थी। यहां पर क्वीन एलिसन हैंड ऑफ द किंग डेमोन को सहारा देती है। फिर यहां पे मिस्टर बेनिफर आगे मीटिंग में कहते हैं कि ड्रैगनस्टोन की ये सिकनेस, ये जो प्लेग है, ये
बहुत ही डेंजरस लग रहा है और ये प्लेग अगर पूरे वेस्टेरोस में फैल जाता है तो बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। हमेशा ही स्मॉल काउंसिल में बड़बड़ करने वाला रेगो ड्राज इतना टाइम शांत रहा था। रेगो अपने दाढ़ी पे इतना टाइम से सिर्फ हाथ घुमा रहा था और वो अच्छे से बात सिर्फ सुने जा रहा था। जैसे ही मिस्टर बेनिफर की सारी बातें खत्म होती है तब रेगो ड्राज बस एक ही बात पूछता है, मिस्टर बेनिफर, क्या आपने कहा कि पेशेंट के पेट में दर्द हो रहा था? इज दैट ट्रू? तो बेनिफर कहते हैं कि यस, इस सिकनेस के वजह से मरीज के पेट में बहुत दर्द होता है। तो रेगो ड्राज वहां पे एकदम स्वैग में बोलता है, सिकनेस? What sickness? This is no sickness. Your grace, my queen. This is tears of leaves, जो कि एक डेडली पॉइजन है। ये सुनते ही स्मॉल काउंसिल में सब लोग एकदम खौफ में आ जाते हैं। उन्हें समझता ही नहीं कि आगे क्या कहे। तो रेगो ही आगे बात करके कहता है, योर ग्रेस माई क्वीन, आपके ड्रैगन स्टोन के मिस्टर कुलीपर को जरूर पता चल जाता कि टीयर्स ऑफ लीस का इस्तेमाल ड्रैगन स्टोन पे लोगों को मारने के लिए किया जा रहा है और इसीलिए जो भी ये मर्डरर है उसने सबसे पहले ओल्ड मिस्टर कुलीपर को मार गिराया और उसके बाद में उसने एक एक करके इस रहना के दोस्तों को मार गिराया। ये थियरी सुन के सब लोग शॉक्ड रहते हैं और सब लोग इस थियरी पे बिलीव करते हैं क्योंकि रेगो ड्राज को ये टीयर्स ऑफ लीस क्या है ये पूरी तरीके से पता था और ये पॉइजन कितना डेडली होता है ये भी उसे अच्छे से पता था। आखिर में रेगो बस इतना ही कहता है, योर ग्रेस माई क्वीन, टीयर्स ऑफ लीस को यूज करना मतलब दुनिया की सबसे डिसऑनरेबल चीज होती है। ये किसी बहुत ही भद्दे कमीने इंसान का काम है। रेगो की ये सब बातें सुनने के बाद में किंग जहेरिस फौरन ग्रैंड मास्टर बेनिफर को एक लेटर लिखने बोलता है और उसी दिन उस लेटर को रेवन के जरिए ड्रैगन स्टोन भेजने का आदेश देता है। इस लेटर में बस इतना ही लिखा गया था कि टीयर्स ऑफ लीस का इस्तेमाल किया गया है और ये कोई प्लेग नहीं है। रहना, किसी ने तो तुम्हारे दोस्तों को टीयर्स ऑफ लीस पॉइजन देके मार गिराया है, तो रहना वो कौन हो सकता है? ऐसे सब सवाल इस लेटर में लिखे गए थे। ये लेटर रहना जैसे ही पढ़ती है उसे सब कुछ समझ में आता है कि आखिर ड्रैगन स्टोन पर क्या हुआ है, किस हरामी ने जहर का इस्तेमाल करके उसके दोस्तों को मार गिराया था। एंड इट वॉज एंड्रू फारमान। रहना ड्रैगन स्टोन पर मौजूद यही कुछ 20 मेन एट आर्म्स सोल्जर्स को लेके एंड्रू के रूम पे पहुंच जाती है, बट एंड्रू वहां पे उस समय पे नहीं था। ड्रैगन स्टोन पर एंड्रू फारमान को ढूंढने की कोशिश शुरू होती है। इवेंचुअली रहना और कुछ सोल्जर्स मेस्टर्स के रूम में जाते हैं तो मेस्टर एंसेलेम भी उन्हें वहां पे मरा हुआ मिलता है। उनके पीठ में एंड्रू ने खंजर घुसा के उन्हें मार दिया था। फिर इसके बाद में फाइनली एंड्रू फारमान रहना को मिलता है पेंटेड टेबल के चेंबर में। सो यहाँ पे रहना अपने 20 सोल्जर्स के साथ आती है और वो वहाँ पे कुछ तो बोलने वाली थी, बट रहना के कुछ बोलने के पहले ही एंड्रू चिल्लाता है, हाँ मैंने मारा उन्हें, मैं उनके लिए वाइन लेके गया और उन्होंने झट से पी दिया। आखिर क्यों नहीं पिएंगे वो? मैं तो बस एक निकम्मा कमजोर बंदा हूँ। मैं तो बस तुम औरतों का एक एंटरटेनमेंट हूँ। मैं तो तुम औरतों का यहाँ पे नौकर जो ठहरा, अ सर्विंग मैन। बस ऐसे ही तो तुमने मुझे देखा, एक नल्ला एंड्रू, कमजोर एंड्रू, बस मेरा मजाक उड़ाया गया। नाउ यू नो मी हु आई एम। ये सब बातें एंड्रू वहाँ पे प्राउडली हंसते हंसते कर रहा था। ऐसा सब सिनारियो देख के तो रहना कुछ बोल ही नहीं पाई क्योंकि शी वॉज शॉक्ड एंड क्राइंग। कहे तो क्या कहे, बोले तो क्या बोले। इसके बाद में आगे उल्टा एंड्रू ही अपनी बातें करने लगता है। रहना, मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं कर सकता था? आई कुड हैव बीन अ लॉर्ड, योर हस्बैंड, आई कुड हैव गिवन यू चिल्ड्रन, बट तुमने और तुम्हारे फ्रेंड्स ने मेरी सालों से बेइज्जती की। अब करो ना मजाक, अब क्यों चुप हो? कहाँ है तुम्हारे फ्रेंड्स? आओ बुलाओ उनको, हंसो मुझ पे। सो कहाँ है तुम्हारे फ्रेंड्स? ओ या आई नो,
कुत्ते की मौत मरे सब। उन सब कमीनी औरतों को मैंने तड़पा तड़पा के मारा, बहुत मजा आया। ये नल्ला एंड्रू यहाँ पे सभी बातें एकदम सीना तान के प्राउडली बोल रहा था। इवेंचुअली रेना ने अपने गार्ड्स को बस इतना ही कहा कि टेक हिम एंड गेल्ड हिम, इसे आसान मौत मत देना, इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करो और उसे तड़पा तड़पा के मारो, उसे आसान मौत नहीं मिलनी चाहिए। प्रिंसेस रेना के ऐसे ऑर्डर देने के बाद में वहां पे कुछ सोल्जर्स एंड्रू के तरफ चलने लगते हैं। तब एंड्रू चिल्लाता है, नो, माई वाइफ कैन फ्लाई एंड सो कैन आई। मेरी बीवी ड्रैगन के बैठ के उड़ सकती है तो मैं भी उड़ सकता हूँ। ऐसा कह के वो कमीना एंड्रू, वो पागल एंड्रू हंसते हंसते ड्रैगन स्टोन के विंडो से नीचे कूद जाता है। कहा जाता है जो एंड्रू की नीचे पड़ी हुई बाद में लाश मिली, उस लाश के रेना ने अपने हाथों से खुद टुकड़े टुकड़े किए और ड्रीम फायर को खिलाए। तो दोस्तों, एंड्रू फारमान की ये जो डेथ थी वो डेथ थी फाइनल प्रोमिनेंट डेथ ऑफ 54 AC। तो दोस्तों, ये रहा एक बहुत ही डार्केस्ट चैप्टर फ्रॉम द फायर एंड ब्लड सीरीज। ये बुक पढ़ते हुए ये पूरा जो चैप्टर था, मतलब ये बहुत ही सैड और बहुत ही डिस्टर्बिंग चैप्टर रहा था फॉर एनी वन टू रीड। और इवन ये वीडियो जब मैं बना रहा था, इवन व्हेन मैं ये नरेट कर रहा था, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट जा रहा था मुझे टू नरेट ऑल दीज थिंग्स, और मुझे कई बार रीटेक करना पड़ा था बिकॉज इट वॉज रियली हार्ड टू से सम ऑफ द थिंग्स जो एंड्रू ने रेना से कहे थे। तो गाइज, अभी एक बात यहाँ पे आखिर में बस इतना ही कहूँगा कि इस मर्डर्स के बारे में, ये जो एंड्रू सीरियल किलर बना था इस चैप्टर में, और उसने पूरा एक तरीके से रिवेंज लिया रेना और उसके दोस्तों के खिलाफ, क्योंकि उसको वो सब बुली करते थे। तो ये जो चीज़ है, इसके रिलेटेड कई सारी थियरीज है। बिकॉज एंड्रू ने जो टीयर्स ऑफ लीज पॉइजन यूज किया था, वो ऐसे ही आसमान से तो नहीं टपका होगा उसके हाथ में, उसने कहीं तो जाके खरीदा होगा। अभी मैंने जैसे कि वीडियो में भी बताया कि एंड्रू फारमान थोड़ा सा सॉफ्ट हेडेड, दिमाग से थोड़ा सा ठंडा बंदा था। वो बिल्कुल भी ऐसे एकदम प्लान वगैरह करके रिवेंज वगैरह, मुझे और इवन बहुत सारे रीडर्स को और जो भी थियरीज है उन सबको लगता है कि ऑब्वियसली नहीं उसने सोचा होगा। आपको क्या लगता है ये मुझे कमेंट्स में बताया। तो यही मानना है हम सबका कि ही हैज़ नॉट प्लान दिस थिंग बाय हिमसेल्फ। तो अगर उसने नहीं किया तो उसे साथ किसने दिया, और यहीं पे कुछ इंपॉर्टेंट थियरीज आती है। सो सबसे पहली थियरी के अनुसार एंड्रू फारमान को लाइमन लैनिस्टर ने सपोर्ट किया होगा, ऐसे कई लोगों का मानना है। अल्दो मेरा इसमें ज़्यादा विश्वास नहीं है, मेरी थियरी में आगे बताऊंगा, बट लाइमन इज ऑल्सो अ सस्पेक्ट हु कुड हैव सपोर्टेड, हेल्प्ड अपना एंड्रू। सो इस थियरी के अनुसार लाइमन लैनिस्टर को, अगर आपको याद है, तो रेना ने डिच किया था। लाइमन लैनिस्टर बस चाहता था कि उसे 1 या 2 कुछ तो ड्रैगन एग्स रेना गिफ्ट करे, क्योंकि उसने उसको जिंदगी भर इतनी मदद की थी। बट रेना ने उसे डिच किया एंड शी केम बैक टू एंड शी वेंट टू ड्रैगन स्टोन। तो उसके वजह से लाइमन लैनिस्टर ने एंड्रू के जरिए ऐसे बदला लिया होगा एक तरीके से रेना और उसके दोस्तों के खिलाफ, में भी, क्योंकि उसी के दोस्तों ने रेना को इन्फ्लुएंस किया था कि लैनी स्पोर्ट को छोड़ो, और क्योंकि ये लाइमन लैनिस्टर बहुत ही गंदा इंसान है वगैरह ऐसे, अगर आपको याद हो तो समांथा स्टोकवर्थ ने रेना को इन्फ्लुएंस किया था। सो कई लोगों का ये मानना है कि लाइमन लैनिस्टर ने भी ऐसी प्लान की होगी एंड रेना से बदला लिया होगा। देन गाइस, सेकंड अभी अगर बात करते हैं सस्पेक्ट की, जो मुझे भी लगता है विच इज़ हाईली लाइकली इन माय पर्सनल ओपिनियन, दैट इज़ लॉर्ड रॉजर बराथियन। तो गाइस, स्टॉर्म्स किंग जो लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स एंड है, वो ऐसे ही इंसल्ट सहन नहीं करता। लॉर्ड रॉजर बराथियन भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर रहा है पूरे इस फायर एंड ब्लड के चैप्टर सीरीज में, और मुझे ऐसा लगता है कि उसकी जो अब तक की स्टोरी रही थी, अगर आपको याद है, उसने जैसे कि पूरी चीज़ें अब तक की है, जो भी प्लानिंग वगैरह की है। इसके पहले लॉर्ड रॉजर ने कोरियन वाइल्ड को यूज़ किया था ताकि वो जहेरिस को इन्फ्लुएंस करे और एलिसन को छोड़ दे।
लॉर्ड रॉजर ऐसे कुछ अलग अलग चीज़ें हमेशा करता रहता था। वो चाहता था कि इवन जहेरिस राजा ना बने, प्रिंसेस एरिया को वो क्वीन करना चाहता था, तो उसके लिए भी उसने गेम्स खेले बट वो फेल हुए। और ऑब्वियसली जहेरिस ने फिर भी उनको अपना एक मतलब सलाहकार के तौर पे उन्होंने रखा था, क्योंकि जहेरिस की माँ एलिसा उनसे प्यार करती थी। बट एलिसा जो मर गई, मतलब जहेरिस और रेना की माँ मर गई, तो हमने पिछले चैप्टर में देखा कि रेना सीधा स्टॉर्म सेंट पे जाके सबके सामने लॉर्ड रॉजर की दाढ़ी वगैरह खींच के, स्टॉर्म सेंट के कुछ वहाँ पे दरबार में लोग थे उनके सामने स्टॉर्म सेंट के मतलब राजा का इंसल्ट करती है वो। तो मे बी ऑब्वियसली रॉजर का ईगो तो भयंकर हर्ट हुआ रहेगा। एंड उसकी जो अब तक की स्टोरी है, मुझे तो ऐसा लगता है बहुत, और ये बहुत पॉपुलर थियरी है कि लॉर्ड रॉजर ने इसका बदला लिया होगा थ्रू एंड्रू। तो गाइज ये दो सस्पेक्ट रहे हैं। आपको क्या लगता है कि किसने एंड्रू फारमान को ऐसे सीरियल किलर बनने में मदद की होगी ताकि वो अपना रिवेंज रेना के दोस्तों के ऊपर निकाल सके? तो दोस्तों एक्चुअली इसी के साथ साथ मैं एक लास्ट चीज़ बताना चाहूँगा कि एंड्रू फारमान के लिए भी कई लोगों का एक सॉफ्ट स्पॉट होता है, क्योंकि एंड्रू फारमान थोड़ा सा एकदम सिंपल बंदा रहा था, बट रेना ने लिटरली पूरी ज़िंदगी उस बेचारे का यूज़ किया था। मतलब उसे लिटरली एक तरीके से पंचिंग बैग की तरह और रेना ने यूज़ किया। उससे शादी उसने इसलिए की ताकि वो एलिसा के नज़दीक रह सके। फिर उसने और उसके दोस्तों ने उसका मजाक वगैरह उड़ाना शुरू कर दिया, उसे बुली करना शुरू कर दिया। सो कई लोगों का मतलब एक तरीके से एंड्रू के लिए भी सॉफ्ट स्पॉट है, बट लेट मी टेल यू, मैं उनमें से बिल्कुल भी नहीं हूँ। आई डेफिनेटली फील फॉर हिम कि ऐसे बुली वगैरह वो जो हुआ था वो बहुत ही गलत था, बट ऐसा चीज़ बहुत रॉन्ग है कि मतलब उसके अगेंस्ट तुम सीधा मर्डर नहीं कर सकते। सो दिस इज़ वेरी रॉन्ग एंड मेरे लिए डेफिनेटली एंड्रू इज़ अ मॉन्स्टर इन माई ओपिनियन। अभी उसके रिलेटेड भी आपको क्या लगता है ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो लॉर्ड्स एंड लेडीज, ये रहा था चैप्टर 37 अबाउट एंड्रू फारमान एंड द ट्रेजेडीज एंड द टेरर एट द ड्रैगन स्टोन। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब ऐसे ही चैप्टर के साथ में और कुछ अनोखे वीडियोज़ के साथ में आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। बाय एंड टेक केयर।